बच्चों, नए सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि हमारी मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र विषय के 2 पेपर होंगे। इन पेपर्स को लेकर के हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक अर्थ का विज्ञान है और इस विज्ञान में हम अर्थ संबंधी, जिसको धन भी कहा जाता है, तो धन संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र अर्थात अर्थ का शास्त्र वह विज्ञान जिसमें आर्थिक विषयों की बात की जाती है, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। संक्षेप में हम अर्थशास्त्र को इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि सीमित संसाधनों के बीच असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला विज्ञान या शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इसे हम 2 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं, जिसे हम माइक्रो अर्थात व्यष्टि और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसके 2 भागों के बारे में हम विस्तार से यहाँ बात करेंगे। सर्वप्रथम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के उसकी परिभाषा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि आर्थिक विश्लेषण की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, 2 भागों में उसे विभक्त करके पढ़ा जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। मित्रों, जब हम इसके इतिहास के बारे में इतिहास में जाते हैं तो पता चलता है कि सर्वप्रथम 1933 में रैगनर फ्रिश नामक एक अर्थशास्त्री हुए। उन्होंने इस आर्थिक विश्लेषण को 2 भागों में विभक्त करते हुए व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि नाम से जाहिर है, सूक्ष्म, माइक्रो, यानी इस शाखा के अंतर्गत एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से तात्पर्य जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग के रूप में इसे पढ़ा जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उसमें चाहे कोई व्यक्ति अथवा उपभोक्ता हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई परिवार हो अथवा कोई उद्योग हो, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है।
इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत भी कहकर के पुकारते हैं। इस तरह से इस विश्लेषण के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमतों पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, वस्तु की सापेक्ष कीमतें कैसे तय होंगी, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित होगा, साधनों का आवंटन कैसे किया जाएगा विभिन्न उपयोगों के बीच। इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन वो आर्थिक गतिविधियां जिनका सरोकार व्यक्तिगत इकाई से है। इस तरह से इसे हम आगे अन्य भागों में भी विभक्त करते हैं। जैसे इसके कुछ सिद्धांतों की बात करें तो इसके अंतर्गत वस्तु मूल्य निर्धारण अर्थात कीमत सिद्धांत की भी बात करते हैं। इसके अंतर्गत साधन मूल्य निर्धारण अथवा वितरण के सिद्धांत की बात भी करते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक कल्याण के सिद्धांतों की भी व्याख्या की जाती है, क्योंकि यह विषय अर्थव्यवस्था के व्यापक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन पर अधिक फोकस करता है, अधिक ध्यान देता है। इस तरह से इसे हम वस्तु मूल्य निर्धारण अथवा कीमत सिद्धांत के रूप में जब पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत एक तरफ हम मांग के सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्पादन एवं उस उत्पादन को उत्पादित करने में होने आने वाली लागत का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम साधन मूल्य निर्धारण के अंतर्गत वितरण सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के अंतर्गत भी हम उस उत्पादन के दौरान जुटाए गए संसाधनों जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, साहस आदि के बारे में भी अध्ययन करते हैं और उन साधनों को मिलने वाले प्रतिफल या उनका मेहनताना जिसको हम मजदूरी कहते हैं, श्रम को मजदूरी मिलती है, भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है और इस तरह से साहस करने वाले उद्यमी को मुनाफा भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियों के व्यक्तिगत तौर पर हम अध्ययन करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का व्यक्तिगत तौर पर। वहीं अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत, जैसा मैंने शुरू में कहा, आर्थिक विश्लेषण को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। सो नाउ वी कैन टेक अप द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर ही पढ़ा जाता है। इस दूसरी शाखा के अंतर्गत, जैसा कि नाम से जाहिर है, समष्टि अर्थात सामूहिक, कुल, यानी व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर सामूहिक रूप से समष्टिगत आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहा कि एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वहीं इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी उपभोक्ता, कुल उपभोक्ताओं का अध्ययन करते हैं, कुल उत्पादन का अध्ययन करते हैं, कुल रोजगार का अध्ययन करते हैं, कुल या कहना चाहिए उद्योग क्षेत्र का अध्ययन करते हैं
और इस तरह से व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर समष्टिगत अध्ययन के अंतर्गत हम कुल इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों एवं आर्थिक नियोजन का अध्ययन भी करते हैं। इस बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच तरह तरह के मतांतर हैं। कालांतर में अर्थशास्त्रियों के बारे में ये भी कहा गया कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री होंगे वहाँ 7 परिभाषाएं होती हैं, और इस अर्थशास्त्र विषय को जब परिभाषित करते हैं तो उस आधार पर भी हम इसका विश्लेषण करते हैं, और इस विश्लेषण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि किस तरह से विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच अध्ययन संबंधी या परिभाषा संबंधी मतभेदों के बावजूद हम एक सर्वसम्मत किसी मत पर एकाग्रचित्त होते हैं या सहमत होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गार्डनर एकले एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों का व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार या संपूर्ण आयाम से होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के विशाल रूप या हाथी के कुल आकार या शक्ल और संचालन का अध्ययन करता है। रूपक को बदलने पर हम कह सकते हैं कि यह वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जो उसका निर्माण करते हैं। इस तरह से इसको समग्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसी सिलसिले में जब हम लॉर्ड जेम्किंस की बात करते हैं तो उन्होंने भी अर्थशास्त्र विषय को व्यापक रूप से परिभाषित किया। उन्होंने भी बताया कि इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक घटकों के सामूहिक आधार पर अध्ययन करते हैं, आर्थिक घटकों के समग्र रूप में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से दूसरे और अन्य अर्थशास्त्रियों जिनमें माइकल केलेस्की, निकोलस कैल्डोर ने भी अपने अपने विश्लेषण में इस बात पर फोकस किया है कि यह शाखा यानी आर्थिक विश्लेषण की समष्टि अर्थशास्त्र वाली शाखा के अंतर्गत हम समष्टिगत या व्यापक या समग्र आधार पर विश्लेषण करते हैं। ठीक इसी सिद्धांत को आगे जब हम और अधिक विस्तारित रूप से पढ़ते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तु मूल्य निर्धारण की बात करता है, साधन मूल्य निर्धारण की बात करता है, आर्थिक कल्याण सिद्धांत की बात करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र समष्टिगत समग्र आधार पर आय व रोजगार सिद्धांत की बात करता है, सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत की बात करता है, आर्थिक विकास के सिद्धांतों की बात करता है और वितरण के समष्टिगत सिद्धांतों की भी यह बात करता है। इस शाखा के अंतर्गत चाहे मुद्रा का क्षेत्र हो, चाहे राजस्व का क्षेत्र हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र हों, इन क्षेत्रों का समष्टिगत आधार पर अध्ययन होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के विभिन्न घटकों का अलग अलग तरह से अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन का आधार उन सिद्धांतों यानी उन दोनों विश्लेषणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात को जब हम आर्थिक
परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इस विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है और इन दोनों आधारों पर अध्ययन करने के बाद कोई भी आर्थिक क्षेत्र शेष नहीं रहता है। इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया जाता है। आज के चैप्टर का मुख्य सारांश यह है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का आधार है। इस विश्लेषण के दौरान हमने यह भी देखा कि आर्थिक व्यवस्था में दिन प्रतिदिन की आर्थिक घटनाओं के अध्ययन को इन दोनों आधारों पर विश्लेषित किया जाता है और जब हम इससे आगे और अधिक इसके गहराई में जाएंगे और अधिक अब इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों शाखाओं को भी आगे और विस्तारित रूप से विभाजित किया गया है। उन्हें अध्ययन की दृष्टि से उप शाखाओं में विभाजित करके भी पढ़ा जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आर्थिक विश्लेषण में 3 विधियों की चर्चा की जाती है। यानी ये जो पिछला विश्लेषण हमने अभी जिसकी चर्चा करी है उस विश्लेषण में 3 विधियां काम में ली जाती हैं, जिसमें पहली है स्थैतिक विश्लेषण, जिसको स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है। दूसरा है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण, जिसको कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, और तीसरा गत्यात्मक विश्लेषण, जिसको डायनामिक एनालिसिस कहा जाता है। तो इन आधारों पर हम आगे डायग्राम्स के माध्यम से विश्लेषित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आर्थिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में इन दोनों शाखाओं का कितना अधिक महत्व है और इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। आज के चैप्टर को मैं यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे की इससे संबंधित जो आगे की बातें हैं उस पर हम अगले चैप्टर में उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।